1935 ये सबसे बड़ा संवैधानिक सुधार था। इसके बाद भारत में कोई संवैधानिक सुधार की पहल अंग्रेजों के द्वारा नहीं की जाती है। इसके बाद भारत की में परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अंग्रेजों ने भारत को आजादी दिया। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पे बात करेंगे। और अब तक 1950 तक जो अ, देश का शासन चलाया जाएगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाएगा। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना ये 3 जून प्लान के आधार पर बना था। 3 जून प्लान 1947 और संसद द्वारा बहुमत से पारित किया गया। 18 जुलाई को, 16 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स ने पारित किया, 17 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित किया, 18 जुलाई को वहां के सम्राट ने अपना मुहर दे दिया और यह विधेयक अधिनियम बन गया जिसे 15 अगस्त 1947 को लागू किया जाएगा। और उसी के माध्यम से भारत को क्या मिलेगी, हम भारतीयों को आजादी मिल जाएगी। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पूरी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे पहुंचते हैं। यानी अब हम बात करेंगे आजादी की। ना वो है ना नारा है ना, लड़कर लेंगे आजादी। तो अब हम आजादी की लड़ाई को लड़ेंगे और अब खुद को आजाद कर लेंगे, अंग्रेजों की सत्ता को भारत से हटा देंगे। तो कैसे आजाद हुए इस पूरी कहानी को समझते हैं आजादी के दीवानों। आ जाओ जरा समझें आजादी की कहानी को। अगेन वहीं से कहानी को शुरू करते हैं 1935 से। 1935 में क्या हुआ, तो 1935 को आप देखो साथियों, 1935 में तो यहां आपको पता चलेगा भारत सरकार अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि संवैधानिक सुधारों की दिशा में सबसे विस्तृत दस्तावेज है। ये क्या है, इसको याद रखना, संवैधानिक सुधारों की दिशा में सबसे विस्तृत दस्तावेज है। संवैधानिक सुधारों की दिशा में सबसे विस्तृत दस्तावेज है। सबसे विस्तृत दस्तावेज है, संवैधानिक सुधारों की दिशा में क्या है, सबसे विस्तृत दस्तावेज है। ठीक है। 1935 में देखने को मिलता। अब क्या होगा, इसके माध्यम से आपने देखा कि प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता को लागू किया गया। 1935 के माध्यम से क्या किया गया, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता को लागू किया गया। प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता को लागू किया गया। तब 1937 में पहला प्रांतीय चुनाव होगा। 1937 में पहला प्रांतीय चुनाव होगा जहां पे 8 प्रांतों में कांग्रेस अपना सरकार बनाएगी, 5 प्रांतों में बहुमत में आएगी। कहां कहां, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और मद्रास। इन 5 जगहों पर कांग्रेस बहुमत प्राप्त करेगी। बॉम्बे, उत्तर पश्चिमी प्रांत और आसाम में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और 8 जगहों पे सरकार बनाएगी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी सरकार बनाएगी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सरकार बनाएगी और सिंध में मिलीजुली सरकार बनेगी। सरकारी समर्थन से सरकार सिंध में बनती है। तो 8 प्रांतों में कांग्रेस का सरकार बना था, 8 प्रांत में कांग्रेस सरकार। बिहार के प्रधानमंत्री बने थे, पहले तो मोहम्मद यूनुस बने, बाद में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता हुआ। ये साथियों कहानी है 1939 की, 1 सितंबर 1939। इस दिन क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती, स्टार्टेड सेकेंड वर्ल्ड वार।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया कहाँ पे? 1 सितंबर 1939 को। उस समय भारत का वायसराय लिनलिथ-गो था। लिनलिथ-गो ने भारतीयों के पूछे बिना, भारतीयों से पूछा भी नहीं, भारतीयों से सहमति लिए बिना भारतीयों को युद्ध का एक पक्ष घोषित कर देता। इससे हम भारतीय नाराज हो जाएंगे, और जब हम भारतीय नाराज होंगे तो इन जो कांग्रेस मंत्रिमंडल में हमने सरकार बनाई है उन सभी जगहों से क्या कर देंगे? इस्तीफा दे देंगे। तो यहां पे एक बात समझना कि लिनलिथ-गो ने क्या किया? लिनलिथ-गो द्वारा लिनलिथ-गो द्वारा भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर। भारत के लोग नाराज हो गए कि बोले यार तुम तो उपनिवेशों के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो, मैं तुम्हारा समर्थन क्यों करूं? मैं तो समर्थन तब करूंगा ना भाई जब तुम हमें आजादी दे दोगे। हम तो तुम्हारे उपनिवेश हैं, तो हम क्यों सपोर्ट करें तुम्हारा? बात तो ठीक है। और इसी वजह से आप देखोगे अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाएगा। यानी जहां जहां कांग्रेस ने सरकार बनाई है उस क्या कर देगी? इस्तीफा दे देगी। हालांकि इस इस्तीफा को 22 दिसंबर 1939 को लीग ने क्या मनाया था? मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया था, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। अब इस इस्तीफा से नाराज हो जाएंगे कौन? अब अंग्रेजों को डर लगने लगा कि अरे अब कहीं ये कांग्रेस भारत में कोई बड़ा आंदोलन ना छेड़ दे। डर तो है ना कि कोई बड़ा आंदोलन ना छेड़ दे। तो इस डर के कारण क्या हुआ साथियों? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाएगा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आ चुकी है, लिनलिथ गो लेकर आ रहा है, तो इसको हम लोग लिनलिथ गो प्रस्ताव भी कहेंगे। कौन लेकर आ रहा? लिनलिथ गो लेकर आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? लिनलिथ गो प्रस्ताव कहते हैं। लिनलिथ गो प्रस्ताव कहा जाएगा। हालांकि इसमें बात क्या क्या थी देखो, इसमें जो प्रावधान थे, एक तो था कि भारत को हम औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देंगे, औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देंगे। और दूसरा ये था कि भारतीयों के संविधान की मांग की स्वीकृति हो गई। भारतीयों के संविधान की मांग की स्वीकृति हो गई, ये देखने को मिलता। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जब आपसे पूछा जाए भारत में संविधान की मांग को लेकर, तो भारत में संविधान की मांग सर्वप्रथम एक वो कोई फॉर्मल मांग तो नहीं था, लेकिन हाँ भारतीय अधिकारों की मांग जरूर थी। 1895 में स्वराज विधेयक के रूप में आया। आगे चल करके 1916-17 में कांग्रेस विचार रखता है, लेकिन कोई बड़ा विचार नहीं व्यक्त किया। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार दिया। 1925 में कॉमनवेल्थ विधेयक के माध्यम से भारतीयों के अधिकार की बात की गई। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक विचार रखा। 1935 में कांग्रेस ने उस विचार को आधिकारिक तौर पर रखा। 1938 में नेहरू जी ने घोषणा भी किया कि एक संविधान सभा का गठन होगा जिसके सारे सदस्य भारतीय होंगे, जो भारतीयों के लिए संविधान बनाने का काम करेगा। और उस संविधान की मांग की पहली स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव में होती है। हालांकि संविधान सभा की स्वीकृति 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में किया जाएगा। अब देखो यहां पे औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रहा है, तो हम तो स्वीकार करेंगे नहीं, मना कर देंगे। और 23 मार्च 1940 को, है ना, एक तिथि और है, 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग रखी गई थी, है ना। मुस्लिम लीग द्वारा क्या रखा गया था? पृथक पाकिस्तान की मांग रखा गया था, यानी पाकिस्तान की मांग अब आगे आ चुकी थी।
तो मुस्लिम लीग तो क्या मांग रही थी? मुस्लिम लीग का कहना था कि देखो यार, हमें तो चाहिए पाकिस्तान, इससे कम पर तो बात बनेगा नहीं। और कांग्रेस को क्या नहीं मिल रहा? कांग्रेस तो स्वराज की बात कर रही है, उसको स्वराज तो मिल नहीं रहा, क्योंकि पहले ही कह चुकी है कि हमको स्वराज चाहिए। यही चीजें और भी क्या होगा साथियों, मार्च 1940 के आसपास रामगढ़ में अधिवेशन होता है। और रामगढ़ अधिवेशन में, है ना, यहीं पे मैं आपको बता दूं, रामगढ़ अधिवेशन होता है मार्च 1940 में। और ये इसमें कांग्रेस मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षता करते हैं रामगढ़ अधिवेशन की, आईएनसी की। और जिसमें कांग्रेस ये कहती है कि देखो, पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, अगर चाहिए तो कुछ भी पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम पर तो बात बनने वाली नहीं है। और अगस्त में ये बोल रहा है कि औपनिवेशिक स्वराज ले लो, तो भारतीय तो मानेंगे नहीं। तो ये अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? फेल हो गया। अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? फेल हो गया। जब यह अगस्त प्रस्ताव फेल हुआ साथियों, तब अंग्रेजों पर दबाव बना, और खास करके चीन, रूस और अमेरिका की सरकारों ने भी दबाव बनाया। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था, माफी चाहूंगा, विंस्टन चर्चिल वहां का प्रधानमंत्री था। तो उस पर दबाव बना, तब एक मिशन भेजेगा, और उसको ये मिशन मार्च 1942 में भेजेगा। मार्च 1942 में एक मिशन भेजेगा, और इसे हम लोग क्रिप्स मिशन कहते हैं। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स होंगे। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होंगे। और ये भी एक प्रस्ताव लेकर आएगा, जिसको क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। और इसमें दो चीजें थी। पहली चीजें क्या थी? पहला था तो एक तो औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, वही घिसी पिटी वाली फिर से दे रहा है, औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा। और दूसरा कह रहा है संविधान सभा की बात कर रहा है। हालांकि कहा कि देखो, ये युद्ध के बाद गठन होगा, ये संविधान सभा का जो गठन होगा युद्ध के, ये सारा जो मांग हम स्वीकार करेंगे, ये युद्ध के बाद करेंगे। ये युद्ध के पहले नहीं देना है, युद्ध के बाद सब कुछ देंगे हम आपको। स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इसका अगर अध्यक्ष पूछे तो क्या हो जाएगा? स्टैफर्ड क्रिप्स। कांग्रेस मना कर देती है, बोलती है कि देखो यार, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तुम बार बार हमें क्या दे रहे हो? बार बार हमें दे रहे हो औपनिवेशिक स्वराज, जो हम उसको स्वीकार करेंगे नहीं। और मुझे जो कुछ चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मैं इंतजार नहीं करने वाला हूं युद्ध के बाद का, क्योंकि क्या पता फिर बदल जाओगे। बार बार, पिछला बार प्रथम विश्व युद्ध में तो बदल गए थे, तो बदल जाओगे। बोला हाँ भाई ठीक तो है। तो हुआ यूं साथियों, क्रिप्स मिशन में ये दो प्रस्ताव आए थे। स्टैफर्ड क्रिप्स थे, गांधी जी ने इसको आउटडेटेड चेक कहा। यह स्टेटमेंट नोट कर लेना अपने नोट में। गांधी जी ने क्या कहा था? इसको उत्तर दिनांकी चेक कहा था, जिसकी भुगतान की तिथि बीत चुकी है। नेहरू जी ने लड़खड़ाती हुई बैंक का उत्तर दिनांकी चेक कहा। और स्टैफर्ड क्रिप्स के बारे में उन्होंने कहा कि मेरा पुराना दोस्त शैतान का वकील बनकर आया है। इसी प्रकार से 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि ये ब्रेक सहित बिना इंजन वाली गाड़ी है, इसमें केवल ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन का पता नहीं है। और नेहरू जी ने आधुनिक दास्ता का नया पत्र भी बताया था 1935 के अधिनियम को। ये सब नोट में लिख लेना कि 1935 के अधिनियम को आधुनिक दास्ता का नया पत्र किसने बताया था? नेहरू जी ने। ब्रेक वाली गाड़ी बिना इंजन, इंजन रहित ब्रेक वाली गाड़ी किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। वैसे नेहरू जी ने स्टैफर्ड क्रिप्स के बारे में क्या कहा कि मेरे पुराने दोस्त शैतान का वकील बनकर आए हैं। लड़खड़ाती हुई बैंक का उत्तर दिनांकी चेक कहा क्रिप्स प्रस्ताव को, बोला कि जो बैंक खुद ही डूबने वाला है वो हमसे वादा कर रहा है, इसलिए इसकी स्वीकार हुआ नहीं। इवन कि क्रिप्स प्रस्ताव में एक प्रावधान और था कि जो राज्य प्रावधान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो अलग संविधान बना सकते हैं। मतलब भारत विभाजन के रास्ते खोल दिए गए थे। आउटडेटेड चेक सबसे पहले गांधी जी ने कहा,
नेहरू जी ने आउटडेटेड चेक ऑफ ए क्रॉलिंग बैंक कहा कि लड़खड़ाती हुई बैंक का उत्तर दिनांकी चेक है। यह भी फेल हो गया। इस फेल होने के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन होगा और फिर एक प्रयास अंग्रेजों ने और करेगा साथियों, और वो अब देखोगे जून 1945 में, जून 1945 में बेवेल योजना आएगा। लॉर्ड बेवेल भारत का वायसराय बनकर आएगा, तो बेवेल योजना आएगा। लॉर्ड लिनलिथ के बाद कौन आया? बेवेल आया। इस बीच में बहुत सारी कहानियां घटित होंगी, जैसे 1944 की बात करोगे तो 1944 में CR फॉर्मूला आता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये गांधी जी के सुझाव पर बना था, जिसमें यह था कि दोनों में सहमति दे देना। इस फॉर्मूला में कहा गया कि मुस्लिम लीग पहले साथ आकर के भारत को आज़ाद कराते हैं, फिर पाकिस्तान के मुद्दे पर बात किया जाएगा। यानी एक तरह से पाकिस्तान की मांग को सहमति देने का काम CR फॉर्मूला में किया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला में, जो कि गांधी जी के सुझाव पर किया गया था। गांधी जी को लगता था कि अभी बोल देते हैं, बाद में मुकर जाएंगे। हालांकि मुकरना तो संभव हुआ नहीं। लॉर्ड बेवेल ने आया और इसमें भी समझाने बुझाने की बात किया। इसमें बोला कि देखो, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके बाकी सभी सदस्य में भारतीय होंगे, और इसलिए दोनों में चर्चा करने के लिए एक शिमला सम्मेलन बुलाया जुलाई 1945 में। क्योंकि इसमें प्रावधान क्या था? प्रावधान ये था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके बाकी सारे के सारे सदस्य क्या होंगे गवर्नर जनरल की परिषद में? तो भारतीय होंगे। हालांकि शिमला सम्मेलन हुआ, कांग्रेस की ओर से मौलाना अबुल कलाम आजाद और नेहरू जी भाग लेने गए। मौलाना जिन्ना जी ने कहा कि देखो, जितने भी मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग चयन करेगी। इस पर नाराज हो जाएंगे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और फिर कांग्रेस और लीग के बीच में मतभेद होगा। अंततः बेवेल इसको क्या कर देगा? असफल घोषित कर देगा। ये असफल रहा, तो ये भी क्या हुआ? ये भी असफल। क्रिप्स प्रस्ताव भी असफल, और अगस्त प्रस्ताव भी असफल रहा। ये सब असफल रहा, ये सब असफल है। ये भी असफल, अगस्त प्रस्ताव भी असफल। ये सब के सब क्या हैं? असफल हैं। तब जाकर के अब क्या होगा? इसी समय ब्रिटेन में चुनाव होगा। 1945 की बात है। ब्रिटेन में चुनाव होगा, और ब्रिटेन में जब चुनाव होगा तब सत्ता में कौन आएगा? ब्रिटेन में चुनाव और लेबर पार्टी सत्ता में आएगी। सत्ता में कौन आया? लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी भारतीय हितों के प्रति मतलब संवेदनशील रहती थी, और लेबर पार्टी की सरकार बनी, और PM बने क्लेमेंट एटली। आज़ादी इन्हीं के काल में भारत को मिल रही है। क्लेमेंट एटली ये क्या बने? ये PM बने। और इन्होंने ही एक मिशन भेजा भारत में सब कुछ देखने के लिए कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो फरवरी 1946 में, फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे। AB अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री भी थे। और एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो अब कहानी बढ़ करके कहाँ आ चुकी है? अब कहानी बढ़ करके आ चुकी है फरवरी 1946 में, यानी 1 साल अब पीछे हैं हम लोग। तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के ही सिफारिश पर अब भारत में देखोगे साथियों, इसी मिशन के सिफारिश पर भारत में 2 चीजें आएंगी। 2 प्रावधान था। एक तो क्या कहा? सत्ता हस्तांतरण करने के लिए अंतरिम सरकार के गठन की बात किया। इंतरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा और इसी इंतरिम सरकार में ट्रांसफर किया जाएगा, और इसमें केवल अध्यक्ष होंगे, लॉर्ड बेवेल बनेंगे। बाकी सबके सब कौन होंगे? सबके सब भारतीय होंगे।
और दूसरा संविधान सभा के गठन की बात किया। संविधान सभा के गठन की बात किया। अब देखो पूरी कहानी बदल जाती है। होगा ये कि ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के लिए चुनाव कराए जाएंगे जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा का चुनाव होगा जिसमें मुस्लिम लीग उम्दा प्रदर्शन नहीं करेगी। जैसा मुस्लिम लीग को लग रहा था वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया, जैसे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के इलाकों में, सिंध के क्षेत्रों में। तो इससे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम मानेंगे ही नहीं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि बाद में वो शामिल होता है 26 अक्टूबर 1946 को। जब होता है तो 9 दिसंबर को 9 नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होगी। इस पूरे घटनाक्रम को मैं बीच में नहीं लिखता हूं, मैं केवल एक लाइन देके समझा देता। देखो अब क्या होगा, ये कैबिनेट मिशन, इसमें कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य कौन कौन है? तो एक तो है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष हैं, और ये भारत सचिव के पद पर भी थे। अध्यक्ष हैं और यही क्या थे? भारत सचिव के पद पर थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, यही भारत आए थे। दूसरे एबी अलेक्जेंडर थे जो कि नौसेना मंत्री के तौर पर थे। और तीसरे क्रिप्स साहब थे जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, वो भी इस मिशन में आए थे। ये 3 लोग थे इस मिशन में। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को कहीं ना कहीं सभी पार्टियां स्वीकृति देगी। और जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव होगा। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव होगा। इसका चुनाव होगा, संविधान सभा का चुनाव होगा। ठीक है, जिसमें कौन उम्दा प्रदर्शन करेगी? तो उम्दा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मुस्लिम लीग को उम्दा प्रदर्शन यहां पे नहीं मिलेगा जुलाई अगस्त 1946 में। फिर 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार की घोषणा होगी। अंतरिम सरकार की घोषणा, अभी गठन नहीं हुआ है, केवल क्या होगा? घोषणा होगा। मुस्लिम लीग विरोध करती है क्योंकि मुस्लिम लीग तो 16 अगस्त 1946 को क्या घोषित कर चुकी थी? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर देगी। 2 सितंबर 1946 को गठन होगा। और जब पहली बार गठन होगा तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगी। जब 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन किया जाएगा तब 5 मेंबर के साथ मुस्लिम लीग शामिल होगी, जिसमें लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के मेंबर हैं वो क्या बनेंगे? वित्त मंत्री बनेंगे। ये घटना है। फिर घटना आता है संविधान सभा का नवंबर 1946। संविधान सभा का गठन हो गया नवंबर 1946 में। संविधान सभा का गठन हो गया और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पहली बैठक में केवल 211 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी कि मुस्लिम लीग और देसी रियासतों के कई सारे मेंबर्स ने इसका विरोध किया। तो ये तो तय हो गया, ये तो तय हो गया कि अब जो है ना, अब जो है क्या नहीं हो सकता? अब क्या नहीं हो सकता? तो अब जो है कि भारत में इकट्ठे नहीं रह सकते, मतलब भारत का विभाजन तय मान लो। दोनों में सरकारों में तनाव होने लगी, स्थितियां विकट होने लगी, सांप्रदायिक दंगा तो भारत में तेजी से फैल ही रहा था। तब अंततः जो आता है, तब 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा आएगी।
20 फरवरी 1947 को एक घोषणा आएगी, और घोषणा ये है कि 30 जून, किसकी घोषणा है? क्लेमेंट एटली की घोषणा है, ये ब्रिटिश पीएम है, क्लेमेंट एटली की घोषणा आएगा। और ये अपने घोषणा में क्या कहेगा? ये अपनी घोषणा में कहेगा कि 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। 30 जून 1948 तक भारत को आजादी कब तक कर देंगे? 30 जून 1948 तक भारत को आजादी दे देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई? कब तक दे देंगे? 30 जून 1948 तक भारत को आजादी दे देंगे। बोला बहुत बढ़िया, 30 जून तक दे दो आजादी। तो अब भारत के गवर्नर जनरल बना के भेजे जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन को। किनको भेजा जाएगा? अब लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाएगा। और जब वो आएंगे तब एक योजना लेकर आएगा, 3 जून प्लान। 3 जून प्लान, इसके कई सारे नाम हैं, जैसे इसी को हम लोग माउंटबेटन योजना कहते हैं, क्योंकि माउंटबेटन लेके आए हैं तो माउंटबेटन योजना हो गया। या तो इसी को बाल्कन योजना भी कहते हैं, बाल्कन मतलब भारत विभाजन का योजना। और यही अंततः आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तौर पर पारित होगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तौर पर पारित होगा। 16 जुलाई को पारित कर देगा कौन? हाउस ऑफ कॉमन्स। 17 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड, और 18 जुलाई को पारित कर देगा, सम्राट के द्वारा अनुमति मिल जाएगी, और इसके लागू करने की तिथि 15 अगस्त 1947 रखा जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। क्या क्या प्रावधान था? तो पहला, भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया गया, यानी जो ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई और भारत की अपनी संप्रभुता प्राप्त हो गई। भारत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया, यानी अंग्रेजों की संप्रभुता समाप्त हो गई, ब्रिटिश पैरामाउंसी समाप्त हो गई, भारत आजाद देश के तौर पर बना। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। दूसरा, भारत का विभाजन कर दिया गया भारत और पाकिस्तान के रूप में, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, और दोनों भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल की नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज के द्वारा किया जाना था, लेकिन उस गवर्नर जनरल पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। यह व्यवस्था केवल इसलिए रखा गया था कि जब तक भारत और पाकिस्तान अपना संविधान नहीं बना लेता है, तब तक ये व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। और इसमें यह भी कहा जाएगा कि जब तक नहीं संविधान बनता, तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही भारत का शासन चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया, जैसे कि आज का गवर्नर और राष्ट्रपति होता है, कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही काम करेगा। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त हो गया। संविधान सभा को सशक्त किया गया। संविधान सभा को अब शक्ति क्या दे दी गई कि उसे अपने दोनों राष्ट्रों के लिए कानून बना सकता है। मतलब जैसे पाकिस्तान की संविधान सभा पाकिस्तान के लिए कानून बनाएगा, भारत की संविधान सभा भारत के लिए कानून बनाएगा, और यहां तक कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। तो पहले तो संविधान सभा केवल संविधान बनाने का काम कर रही थी। 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा संविधान बनाने के साथ साथ भारत के लिए कानून बनाने का भी काम करने लगी, और यह अंतरिम संसद के रूप में आगे के लिए काम करती रही, जब तक कि भारत के नए संसद को गठित न कर लिया गया। भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता मिल गया, उसको ऑप्शन मिला कि वो या तो भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। और यह भी कहा गया कि नया संविधान बनने तक शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये थी पूरी आजादी। तो आखिरकार हमने आजादी को प्राप्त कर ही लिया। एक लंबा सेशन चला, लेकिन अंततः आजादी मिली गई, है ना। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।